नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। बड़ी कृपा की आपने एक बड़े महत्वपूर्ण प्रकरण पे संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, जिस तरह से पंजाब के एक पूर्व आईजी हैं, उनके साथ साइबर ठगी का मामला हुआ, उसमें तो अब जो खुलासे हो रहे हैं, उनमें तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र साइबर क्राइम का एक नया हब बन गया है क्योंकि तार वहां तक जुड़े हुए हैं। जी, सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साइबर क्राइम कोई जरूरी नहीं है कि केवल जामताड़ा, मेवात, मथुरा, बुलंदशहर और इस क्षेत्र में सीमित हो, जिसके कि अलग से डेजिग्नेटेड कुछ पॉकेट्स चिन्हित किए थे भारत सरकार ने। और वहां पर हमारे जो होम मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने डेडिकेटेड सेल्स भी स्थापित किए हैं, उस पर तुम चर्चा करेंगे ही। लेकिन जो अमर सिंह चाहल साहब, जो पंजाब पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर थे, जिन्होंने आत्महत्या तक का प्रयास किया, लेकिन बताया जाता है कि भगवान ने उनको बचा लिया, जल्दी स्वास्थ्य लाभ करें। लेकिन 8 करोड़ से ऊपर की ठगी उनके साथ हुई है। वो बहुत दिलचस्प तरीका था कि कैसे उनको डीबीएस बैंक के एक एजेंट बन करके किसी ने वर्गलाया और कहा कि आप निवेश करें। मैंने भी निवेश किया है। और ये ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी कुछ लोग आए कि साहब मैंने निवेश किया है, मुझे बड़ा लाभ हुआ है, आप भी इसको एक बार ट्राई कर लें। और ये जो लड़का, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, पहले अमर सिंह चाहल साहब की ट्रेजेडी समझ लें कि आपके टेलीग्राम से लेकर के व्हाट्सएप और व्हाट्सएप लेकर टेलीग्राम, फर्जी डैशबोर्ड, उन्होंने जो निवेश किया, निवेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका मुनाफा देखिए, दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो आदमी जैसे बिल्कुल एक तरीके से पागल हो जाए वो मुनाफा देख करके कि 50 लाख का 5 करोड़ हो गया, 6 करोड़ हो गया, अब उनका थोड़ा सा और लगाइए। उनका हमको कुछ निकालना है, अब निकालना है। तो उन्होंने कहा कुछ सर्विस चार्जेस दीजिए और कुछ हमारी एक फीस है, कंसल्टेशन फीस, सर्विस चार्जेस, कंसल्टेशन फीस, और जो इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो हमको काटना है। तो उसके बाद उनका कि तो आप खुद इसी में से काट लीजिए। उनका हम खुद नहीं काटेंगे, इसका अलग से एंट्री होती है, वो हम आपको वापस कर देंगे। तो किसी न किसी बहाने पैसा देते गए और ये समझते गए कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं, और ये पैसा लगाते चले गए। और जब मालूम ये पड़ा कि चूना लंबा पड़ गया है, तो अमर सिंह चाहल साहब ने फिर वो खुदकशी की कोशिश की। भगवान न करे ये दुर्दिन किसी को देखना पड़े। लगभग ऐसे ही मेरे साथ एक बार एक साहब ने कहा कि साहब मैंने बहुत मुनाफा कमाया, मैंने दुनिया बहुत देखी है, मैं 10,000 रुपए लगा देता हूं और मैं देखता हूं। उनका नहीं साहब 10,000 नहीं, आप 10 लाख लगेगा। एक तो मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मैं 10,000 देखता हूं, ट्रायल रन। क्योंकि 10,000 रुपए चलिए अगर मान भी लें कि डूब जाता है तो चलिए कोई ऐसी बड़ी चपत नहीं लगेगी, हालांकि नुकसान तो नुकसान ही है। तो मैंने 10,000 रुपए लगाया। अब इस पे देखिए अमर सिंह चाहल और हमारे केस में कितनी समानता है। वो 10,000 हो गए 25,000, 50,000, 1 लाख। तो उनका अंकल जी, वो लड़के, अंकल जी इसमें आप ऐसा करें 1 लाख लगा दे, ये अब तक आपने तब लगाया होता तब तक कितने हो गए होते। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मार्केट चढ़ती चली जा रही है, आप और लगा दीजिए। उनका मैं एक पैसा न लगाऊंगा, पहले जो तुमने 10,000 के बनाए उसका पूरा मुनाफा मेरे अकाउंट में डाल दो। उनका ठीक है अंकल जी, आपका पैसा है, हम डाल देंगे। और उसके बाद 1 दिन हुआ, 2 दिन, हमने कहा बेटा आपने कहा था कि मुनाफा डाल देंगे, आप तो कह रहे थे कि 55,000 का मुनाफा है, आपने मुनाफा डाला नहीं। कि अंकल वो कुछ ग्लिच हो गया था और नेट की प्रॉब्लम आ गई थी, नेट इंटरनेट डाउन हो गया था हमारा। हमने कहा 3 दिन से तुम्हारा इंटरनेट डाउन है तो मुनाफे कैसे शो कर रही हो। खैर उसने आगे बताया, जब 1 हफ्ता बीत गया, मुनाफा मेरे अकाउंट में नहीं आया, तब जो बीच में जो साहब थे, मैंने बुला कहा कि श्रीमान जी मैं जानता था कि ये मामला आप बीच में न पड़ते तो मैं चवन्नी न लगाता। अब चवन्नी लगाइए, उनसे कहिए मूलधन और जो बैंक का इंटरेस्ट कृपा करके वो हमारे अकाउंट पे डाल दें, वरना उनका क्या होगा आप ही पता लगा लीजिए। खैर हमारे पैसे तो आ गए, लेकिन हजारों लोगों के पैसे इसी तरह डूब गए। मुनाफा दिखा दिखा करके, मुनाफा तो छोड़ दीजिए, मूलधन भी चला गया। लेकिन मुझे संतोष है कि मेरा मूलधन वापस आ गया। लेकिन मैं लोगों से आगाह यही करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे और ये जो टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, जो आपको बिल्कुल सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई पड़ता है कि अब मुनाफा 1 लाख के 25 लाख होंगे, 50 लाख होगा, फिर आपको हम फ्री टिकट देंगे मालदीव्स और दुबई और सिंगापुर घूमने का, और फ्री टिकट का देखिए ये हमने टिकट भी कटवा दिया है। सब फर्जी, कहीं कोई टिकट विकट कुछ नहीं है। लेकिन वो 1 साल आगे का जो है, हमें लगता है कि वो डमी टिकट वगैरह बनवा करके आपके नाम का दिखा देंगे। अब उसके बाद ये कहते हैं कि आप पैसा लगाते रहे, फिर कहिए कि इंटरनेट पे ग्लिच आ गया है, इंटरनेट डाउन।
डाउन हो गया है, ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा है, लेकिन आपको एक भी पैसा वापस नहीं करेंगे। देखिए, इसमें 4-5 तरीके के फ्रॉड होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कितने तरह के फ्रॉड होते हैं, एक तो ये है कि बहुत तेज मुनाफा, दूसरा लोन एप्स, बहुत लोगों को लोन लेना पड़ता है, बच्चों को, छोटे कारोबारियों को, तो जो ये आपका लोन एप्स होता है उसके जरिए आपकी डिटेल लेकर के, या तो आपको चाइनीज एप्स ये होते हैं उसमें आपको दे करके ऐसा इंटरेस्ट लगाएंगे कि आपका मूलधन वगैरह चला जाएगा। और गलती से अगर आपने फोन में परमिशन दे दी अपनी गैलरी की, कॉन्टैक्ट डिटेल्स की, जो लोग दे देते हैं विश्वास में, वो परमिशन जिस दिन दी तो वो आपके बारे में एक एआई जनरेटेड अश्लील वीडियो बना कर देंगे, हम आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देंगे, आपके पति या पत्नी को भेज देंगे, बच्चों को भेज देंगे। तो आदमी थर्रा जाता है। और तब भी याद कीजिए, कुछ सुसाइड 3 साल पहले इसको लेकर दक्षिण भारत में हुई थी। पिग बुचरिंग, ये दूसरा फ्रॉड है। पिग बुचरिंग क्या होती है कि आपको रिलेशनशिप में फंसाने की कोशिश करेंगे, शादी ब्याह के लिए या जॉब के लिए, और उसकी आड़ में आपसे पैसे लेने शुरू कर देंगे, लेकिन न कोई पार्टनर है, न कोई रिलेशनशिप है, और न कोई जॉब है। फैंटम हैकिंग, कि आपको हैकिंग करने के लिए बता देंगे हम एजेंसी से आपके बैंक से बोल रहे हैं, और आपके बैंक से बोल रहे हैं आपका ये जो है अकाउंट के बारे में हम केवाईसी अपडेट करेंगे, तो जरा बताइए आपका आधार नंबर क्या, उस ये फोटो दिखाइए अपनी, या फिर अपना पैन नंबर भी दीजिए, अपना एड्रेस वेरीफाई कीजिए, और ये जहां हुआ अकाउंट साफ। ये होता है फैंटम हैकिंग। ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये ऑनलाइन बेटिंग गैम्बलिंग भी होती है। कितने परिवार तबाह हो गए। आपने जब ज्वाइन किया तो आपसे एंट्री फीस ली 1000 रुपए। एंट्री फीस में जब आप खेलेंगे तो पहले 15 दिन आपको जितवाएंगे, और जब आपको नशा होने लगेगा जीतने का, तो आपको एक तरीके से फिर वही कहेंगे कि आपका पैसा जो है अभी हमें थोड़ा सर्विस चार्जेस दीजिए, कुछ हमें टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कुछ इनकम टैक्स काटना, ये दीजिए, हम आपका दे कर सकते हैं। एक लड़का, ये रियल लाइफ में बता रहा हूं, एक लड़का बहुत बड़े कॉलेज का पढ़ा हुआ है, जब 25 लाख रुपए हार गया तो रोने लगा। उनका भैया आप घबराइए नहीं, वहां भी लड़की बोल रही थी अपनी मम्मी से बात कराइए, तो उसने मां से बात कराया। उनका आंटी ये आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, मैं आपकी बेटी की तरह हूं, आपका पाई पाई अदा हो जाएगा। बातें इनकी सुन लीजिए, चिकनी चुपड़ी, बिल्कुल शहद में डूबी हुई बातें। और उसको अंजू जी ने कहा कि आंटी आप दे दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है कि आज आप इतनी फीस जमा कर दीजिए 75,000 रुपए, कल मेरी गारंटी है कि आपको पूरा। तो वो महिला थोड़ी समझदार थी, उन्होंने पूछा कि बेटा आप अपना नाम, पता और अपना कोई तो आइडेंटिटी बता दीजिए, जिससे कि हम समझ जाए कि आप असली हैं नकली हैं। फोन कट गया और आज तक दोबारा कांटेक्ट नहीं, आज तक दोबारा। लेकिन आत्मविश्वास तो देखें इन लोगों का। लेकिन कुछ हमारी भी गलतियां हैं। अननोन लोगों से हम बिजनेस टिप्स क्यों लेते हैं, हम स्टॉक मार्केट की परामर्श क्यों लेते हैं, और अगर जो कहते हैं कि तथाकथित निशुल्क टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे राय दे रहे हैं, अगर इतने ही काबिल होते तो तुम अपना ही हो जाते, तुम ये धंधा क्यों करते। मोटी बात यह है कि अगर इतने आप कुशल और इतने प्रतिभाशाली हैं तो आप खुद पैसा कमाइए, आप दूसरों का पैसा लेके क्यों कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमको ये देखना होगा कि आखिर हमारी सावधानी क्या है। साइबर क्राइम एक ऐसा है, अब इसमें देखिए टर्नओवर 2023 में इसकी लूट थी 7,465 करोड़, कहा 250 करोड़, कहा एक साल में 7,465, ये 206% बढ़ करके 22,845 करोड़ हो गई, यानी लगभग 2.5 गुना, एक साल में 2.5 गुना बढ़ती जा रही है, हजारों करोड़ का। आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि किसी साइबर क्रिमिनल का एनकाउंटर हुआ हो, नहीं सुना होगा। और ये कहते हैं, इनका इंटरव्यू हुआ, 2-3 मोबाइल फोन सेट रख लीजिए, 2-3 सिम कार्ड रख लीजिए, आवाज और आत्मविश्वास डेवलप कर लीजिए, और दोनों हाथ में लड्डू, सर कढ़ाई में माला माल हो जाए। जामताड़ा में ये इंटरव्यू हुआ था और एक मेवात में हुआ था। सब कहते थे कि मरे से मरी मार्केट में हमारी 5-6 लाख महीने की कमाई वैसे ही हो जाती है। मैं नमूने भी आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ क्राइम जरा देख लीजिए, इसमें कितने थे कि 1029 लाख केस थे 2023 में। 1029 लाख केस, 1029 नहीं, 1029 लाख केस थे 2023 में, और 22.68 लाख ये थे 2024 में। ये लाखों में है गिनती, और तभी तो अरबों खरबों रुपए की लूट हो रही है। अब
भारत के 86% जो हाउस होल्ड है वो इससे इंपैक्टेड है। और यूपीआई को अगर आप देखें तो हमारे यूथ तो लगभग 60% यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, और अगर औसत निकालें तो 86% लोग हमारे यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। और जहां इतनी बड़ी तिजारत होती है वहां पर साइबर फ्रॉड का होना स्वाभाविक है। सर, ये जो एरिया है, अभी तक हम जामताड़ा और नूह मेवात यही इलाका सुनते आ रहे थे, लेकिन अब तो जैसे ये जो पंजाब वाले हैं इनके मामले में तो महाराष्ट्र का भी नाम आ रहा है। 4-5 लोग पकड़े गए हैं, 10-12 लोगों का इस पूरे मामले में रैकेट बताया जा रहा है। तो क्या अब ये नई नई जगहों पर फैल रहा है? साइबर क्राइम अलग अलग अड्डे बना रहे हैं ये लोग? ये इतना मुनाफे का एक मॉडल बन गया है। आपने सही कहा कि पहले जो थे मेवात रीजन का ट्रायंगल था, मथुरा, भरतपुर और नूह। मथुरा, भरतपुर और नूह, यानी इसका मान लीजिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का ट्राई जंक्शन हो गया। और इसकी टोटल अगर थी मथुरा न्यू देखें करीब था 12% के करीब झारखंड क्लस्टर्स पे आई है। यहां था देवगढ़, बोकारो और गिरिडीह, यहां पर था लगभग आपका 10%। अब मेजर अर्बन हब्स पे आ जाइए, बेंगलुरु कर्नाटका, उसके बाद हैदराबाद तेलंगाना, फिर दिल्ली एनसीआर जिसमें गुरुग्राम भी है, फिर आप आ जाइए महाराष्ट्र जिसके ऊपर आपने चिन्हित किया था कंटिन्यूज टू बी ए प्राइमरी टारगेट एंड बेस। दोनों टारगेट भी है, बेस भी है, क्योंकि कमर्शियल कैपिटल है भारत का। तो वहां पर अब इसीलिए गवर्नमेंट ने मॉनिटरिंग एरियाज भी बनाए हैं। एक जेसीसीटी जामताड़ा जो कि झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल को कवर करता है। दूसरा है जेसीसीटी मेवात जो कि हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली और यूपी को कवर करता है। और दूसरा है रीजनल टीम्स जो कि अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी में पूरे जुरिस्डिक्शन के साथ एक है। लेकिन सबके होने के बावजूद अगर आपने देखा, मर्ज वैसे वैसे बढ़ता गया जैसे जैसे दवा देना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दवा और इलाज शुरू हुआ, मर्ज बढ़ता चला गया। नंबर ऑफ केसेस डबल हो गए, लूट का हिसाब किताब लगभग 2.5 गुना हो गया। तो ये जो भयावह स्थिति है, आखिर इसके बारे में कोई रोकथाम के बारे में हम काम करेंगे। पहले तो हम ये देख लें कि रोकथाम के लिए हमने आपको एक लिंक भेजा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपके पास भगवान न करे कर हो, लेकिन संभावना यह है कि हम लाख सावधानी बरतें, हम लाख साइबर हाइजीन बरतें, लाख हम कोशिश करें कि हम स्मार्टफोन के स्थान पर हम वो एक फीचर फोन ही इस्तेमाल रखें जो कि हम अपने साथ रात में रखें। क्योंकि ये फोन जो है ये सब कुछ सुनता है, जो हम आप बात कर रहे हैं, आप अभी हम बात कर लें और ये कहते हैं कि हमें तो भाई जरा 2 जोड़ी कार्डिगन चाहिए, और जैसे ही आप नेट खोलिएगा तो कार्डिगन के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। आप अमेजॉन पे जाइएगा, एकदम से कार्डिगन के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। ये फोन आपकी बातें सुनता है। और ये मान के चलिए कि फोन सोने से पहले कमरे से बाहर कीजिए, फीचर फोन रखिए, जहां अपने इमीडिएट फैमिली वालों को, जिनको आपको रात बिरात कोई बात अगर किसी को इमरजेंसी में कॉल करना है तो वो फीचर फोन से रखिए। स्मार्टफोन दूर रखिए अपने से, और केवल उसका इस्तेमाल तभी कीजिए जब आपको जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान के चलिए कि इसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपकी बात को सुन करके मॉनिटर करता है। इसी तरीके से जब आप क्या कहते हैं कि अलाउ कुकीज और डू नॉट अलाउ कुकीज, तो डू नॉट अलाउ कुकीज कीजिए, क्योंकि कुकीज अलाउ करेंगे तो आपका पेज जल्दी खुलेगा, और अगर आप कुकीज को डिसअलाउ करेंगे तो 10 सेकंड बाद खुलेगा, तो 10 सेकंड रुक जाइए। बनिस्बत इसके कि कुकीज जा करके आपको वहां से जाकर के आपके सॉफ्टवेयर को छेड़ने छाड़ने की कोशिश करे, कुछ फीचर्स और निकाल ले। दूसरा, या आपका लोकेशन जानने की, भाई लोकेशन अगर आप जो है, अगर आपका फीचर केवल टॉर्च है तो आप लोकेशन जान के क्या करेंगे। हाँ, अगर जोमेटो का है, स्विगी का है, अमेजॉन का है, तो ठीक है, आपको जीपीएस लोकेशन जानने का अधिकार है। और वो भी कहते हैं ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप। ये भी एक फीचर है कि ये फीचर, ये परमिशन जो भी है, ओनली वाइल यूजिंग दिस जनरल ऑमनिबस, किसी तरह की कोई सूचना आपको नहीं दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्रिकॉशंस के ऊपर, कि हम कुकीज डिसअलाउ करें, और किसी भी तरीके से हमारा जो फोन अगर है, हम फैक्ट्री सेटिंग में भी चले जाएं और दोबारा हम दे देंगे। ये मान के चलिए कि अगर किसी अपराधी के हाथ में चला गया तो वो उसके पास ऐसे टूल्स होते हैं जो उसके माध्यम से वो चीजें तमाम निकाल सकता है जो कि हम नहीं चाहेंगे किसी अन्य के पास जाए। सर, किसके पास करोड़ों रुपए बैंक में है, ये जानकारियां कौन देता है? इसमें तो साफ समझ में आता है कि बैंकों की मिली भगत होती है इन साइबर क्राइम वालों के साथ।
वरना किसको कैसे बिल्कुल पता सही। चलेगा कि इसके खाते में इतना पैसा है, ये कहीं से जानकारी होगी इनको, और ये फिर उनको टारगेट करते होंगे। और जब ये उनको टारगेट करते हैं सर, तो बैंक वाले तो कभी बताते ही नहीं कि पैसा किस खाते में गया, जबकि पैसा हमेशा किसी खाते में ही ट्रांसफर होता है सर। तो सरकार को तो इन बैंक वालों पर भी लगाम कसने की जरूरत है ना। अंजू जी, बहुत सही निष्कर्ष है आपका। आपका हमारा जो भी डेटा है, जो भी आधार कार्ड है, पैन नंबर है, बैंक खाता है, बैंक में कितना है, ये डेटा बिकाऊ होता है और लोग इसी की जो करते हैं कि इसको बेचने की कोशिश करते हैं। आपने ये देखा कभी किसी रिक्शे वाले की डिजिटल अरेस्ट नहीं होती है। आपने देखा होगा कभी किसी खोंचे वाले की डिजिटल अरेस्ट नहीं होती है। उन्हीं की होती है। आईजी साहब हो गए, पुराने जज साहब हो गए, या कोई बहुत सीनियर ऑफिसर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जिनको मालूम है जिनके अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए हैं। अब उन्हीं को तो जाहिर है ये सूचना तो बैंक से ही आएगी। बैंक की जिम्मेदारी यही नहीं है। जो म्यूल अकाउंट्स खुलते हैं, आप और हम अकाउंट खुलवाने जाएं तो 10 सवाल पूछे जाते हैं, और यहां पर लाखों अकाउंट ऐसे खुल जाते हैं जो कि करोड़ों आए, करोड़ों निकल गए, और वो इसीलिए आते हैं, निकलते हैं क्योंकि वो खुलवाए ही इसीलिए जाते हैं। और उनको 10 या 15,000 20,000 रुपए इस बात पे देते हैं कि तुम सवाल जवाब नहीं, कि उस पैसा आएगा, पैसा हम निकालेंगे, हैंडल हम करेंगे, तुम्हारे नाम से रहेगा, अकाउंट सही होगा, लेकिन गतिविधियां गलत होंगी। तो बैंक की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आपके जो दर्शक है कोई आरबीआई से पूछे कि उन बैंक की सूची जो टॉप 10 जिनके अकाउंट खाता धारकों का डिजिटल अरेस्ट हुआ और उनका नुकसान 10 लाख से ऊपर हुआ, और ऐसे जो 10 टॉप बैंक हैं, कोई भी हो, उनको जैसे सिगरेट के ऊपर और पान मसाले के ऊपर चेतावनी आती है, सावधान, सिगरेट और पान मसाला खाने से कैंसर की संभावना है, तो आपको भी अपने बैंक की चेकबुक पे भली भांति ऊपर लिखना चाहिए, सावधान, हमारे बैंक में खाता खोलने में हो सकता है आपके बैंक, आपकी डिजिटल अरेस्ट हो जाए और आपका पैसा साइबर ठग ले जाए, क्योंकि हमारी श्रेणी पूरे भारत में नंबर 2 है या नंबर 3 है, नंबर 4 है। बैंक की भी तो ग्रेडिंग कीजिए। लेकिन बैंक ने भी इसके पहले, इनकी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है, अपने बारे में चर्चा नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा आरबीआई ने अब तक क्यों नहीं बताया किस बैंक की क्या परफॉर्मेंस है, कि किस बैंक के माध्यम से कितने डिजिटल अरेस्ट में पैसे लूटे गए हैं। तो अगर आप इस चीज के ऊपर गौर करें तो आप ये देखिएगा कि बैंक को भी ये स्टैट्यूटरी वार्निंग, स्टैट्यूटरी सूचना अपनी चेकबुक या अपने सोशल मीडिया सभी कस्टमर को देना चाहिए, जिससे कि कस्टमर सावधान हो जाए कि उसको जिस बैंक में डाल रहे हैं उसने सबसे ज्यादा पैसा उसी बैंक से लूटा गया है। म्यूल खाते सबसे ज्यादा कहां खुले हैं ये भी बताइए, और कैसे खुल गए खाते। और आप अपने बैंक से जिस दिन आप 1 लाख से ऊपर निकालिएगा तो बैंक पूछेगा ऐसे आपने चूंकि पूर्व सूचना नहीं दी, 1 लाख से ऊपर नहीं निकल सकता है। आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी नोटिस किया है। लेकिन जो म्यूल खाते होते हैं उसमें करोड़ों आते हैं, करोड़ों जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके बारे में आरबीआई को चाहिए कि जरा कायदे से इनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं, और जो इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो भी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएं। ये जो आपकी डिजिटल अरेस्ट होती है, डिजिटल अरेस्ट में आपके पास ईमेल पर या व्हाट्सएप पर एक सूचना आएगी कि आपके ऊपर सीबीआई ने इंक्वायरी की है, क्योंकि ये देखा गया है कि आप नाजायज मादक पदार्थों में, ड्रग्स में डील कर रहे हैं, और आपकी यह है कि अपना वीडियो कैमरा और इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ईमेल के ऊपर या उसके ऊपर, तो देखेंगे कि एक थाना या ईडी का दफ्तर या सीबीआई का दफ्तर, अफसर का नाम, बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ, फोन नंबर, और वो कहेंगे कि आपका ये पार्सल पकड़ा गया है और इसमें बहुत मादक पदार्थ हैं, या आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बहुत देखते हैं, या आप इस तरीके की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त आपका फोन या आपका ईमेल अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि आप बिल्कुल भयाक्रांत हो जाएं। कोविड-19 ने हम आपको बिल्कुल भयाक्रांत बना दिया है। हर आदमी के अंदर में एक डर बैठ चुका है। अब ये साइकोलॉजिकल है, तो एक तो इस डर को निकाल दें। दूसरी चीज, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आइंदा कोई कहे आपसे डिजिटल अरेस्ट है तो वो मत कीजिएगा जो मैं करता हूं। मैं तो कुछ आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता हूं कि वो भी क्या याद करेगा कि कभी उसको आदर सूचक शब्दों से नवाजा है। शायद अगर गंगा जल होगा तो अपने कान गंगा जल से जरूर धो लेगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। हम क्यों आर्ग्यूमेंट्स करें, हम किसी से आर्ग्यू क्यों करें, समय और पीस ऑफ माइंड क्यों हम नष्ट करें। आप बिल्कुल फोन काट दें, डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज नहीं होती है। जामताड़ा का आपने नाम लिया, वो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स के वो एक्सपर्ट्स हैं। मेवात वाले हरफन मौला हैं। क्रेडिट कार्ड के साथ साथ वो फिशिंग और सेक्सटॉर्शन के बाद इस पे चले रहते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ जानते हुए भी मेवात में हो रहा है, नूह में हो रहा है, मथुरा में हो रहा है, जामताड़ा में हो रहा है। जामताड़ा पे जो और अभी दर्शक हैं वो देखना चाहे तो जामताड़ा एक फिल्म भी बनी है और फ्रीली यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। एक पुस्तक है हमारे डीजीपी उत्तरांचल अशोक कुमार ने लिखी है, साइबर एनकाउंटर्स। तो ये भी अच्छी किताब है, इसमें रियल लाइफ केसेस दिखाएं कैसे आदमी धोखा खा जाता है। तो जो और इच्छुक हैं तो जामताड़ा देख सकते हैं, इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में अगर कार्रवाई हो तो ये तो जामताड़ा का तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मेवात का, कि स्थानीय पुलिस पूरी तरीके से मिली हुई है, संलिप्त है। और जब कभी बाहर की पुलिस जाती है, विशेषकर दिल्ली पुलिस जब जामताड़ा में गई, ये इस पिक्चर में दिया हुआ है, तो उनके साथ बिल्कुल मारपीट और कातिलाना हमले हुए। और जब लाखों रुपए कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, तो जाहिर है कि उसके बाद अंजू जी कोई गुंजाइश बचती नहीं है, किसी तरह की गुंजाइश है ही नहीं। सर इतना बड़ा जाल है इनका, इनका कोई तो मास्टरमाइंड होगा। और ये पैसा कहाँ जाता है सर? जो बैंकों में ट्रांसफर होता है, जितना भी पैसा ये हड़पते हैं वो बैंक में ही जाता है, तो कम से कम उस पर तो लगाम लगाई जा सकती है। और दूसरा, अभी हाल ही में योगी सरकार ने एक यक्ष ऐप निकाला है जिसमें कि बताया जा रहा है कि जितने भी अपराधी हैं उन सबका बायोडाटा उसमें है। आपको लगता है कि और एक क्लिक से उस अपराधी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा? तो इस तरह के ऐप से भी इस क्राइम को, साइबर क्राइम को रोकने में मदद मिल सकती है क्या? मैं बधाई देना चाहूंगा योगी जी महाराज की सरकार को और यूपी पुलिस को कि ये देश का पहला ऐसा ऐप बना है। नाम भी बड़ा दिव्य रखा है, यक्ष ऐप। इसको कहते हैं ना यक्ष प्रश्न। आप प्रश्न पूछिए, उत्तर हाथ के हाथ मिल जाएगा। उसमें जितने भी वांछित और सक्रिय अपराधी हैं उनकी उनकी फोटो, उनकी क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनकी वॉइस सैंपल तक उसमें मिल जाएगी आपको। और अगर आपने कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसकी के बारे में आपको शक हो कि अपना नाम गलत बता रहा है, जैसे मान लीजिए कि वो है सुंदर डकैत है और नाम बता रहा है राम सिंह, तो आप फोटो खींच के मालूम पड़ जाएगा, एआई आपको बता देगा कि ये राम सिंह नहीं है, ये सुंदर डकैत है। तो ये तमाम बहुत अच्छे उत्कृष्ट फीचर्स हैं। और ये यक्ष ऐप को कांस्टेंट अपग्रेडेशन का भी एक फीचर है। तीसरा ये भी एक फीचर है कि नए नए क्रिमिनल अगर आते हैं, जो कि साइबर क्रिमिनल जो पकड़े गए हैं, उनकी भी सूचना है। दुर्भाग्य क्या है अंजू जी कि जितने भी साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन है, सक्सेस रेट 2% से ऊपर कहीं नहीं पूरे भारत में। ये एवरेज खराब है। तो अभी आपको युद्ध स्तर पे इसको टैकल करना होगा, इनको चिन्हित करना होगा। और आपका ये प्रश्न, ये पैसा जाता कहां है? ये जितने भी साइबर अपराधी हैं, ये निहायत अय्याश अपने पक्के घर बना लिए। जैसे ये जो कांस्टेबल एसटीएफ का था बर्खास्तशुदा, लखनऊ में 10 करोड़ का मकान बनाया। जामताड़ा में, मेवात में, नूह में, भरतपुर में ऐसे ही आपको सैकड़ों हवेलियां मिल जाएंगी जो कि साइबर फंड के लूट से ये आ रही हैं। फिर इनके बेहुदे शौक हैं, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और इस तरीके की अय्याशी वगैरह है। तो उसमें ये पैसा फूकते, ये आप समझें कि कहीं निवेश करते हैं कि स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना होगा। फिर जिस दिन कुर्की होगी, जो कि निश्चित होगी, सबसे पहले यही कुर्क होगा। तो ये होशियार लोग हैं। ये मकान बनवाएंगे अपने माँ बाप के नाम से, अपने नाम से कुछ बनवाएंगे नहीं। गाड़ी लेंगे तो दूसरों के नाम से लेंगे, तो जिससे कि जब कुर्की होगी या अटैचमेंट होगा तो इनकी जो काली कमाई है उसका कुछ नहीं जाएगा। तो साइबर क्राइम को आपको कई चरणों पे देखना होगा। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेक्सटॉर्शन पे हम आ जाएं। सेक्सटॉर्शन एक ऐसा वायरस है जिसमें बड़े बड़े फंस जाते हैं। एक हमारे इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सेक्सटॉर्शन से कैसे बचा जाए और कैसे, उसकी कार्यशाला वर्कशॉप लेने हैदराबाद गए। हैदराबाद जाके कार्यशाला दी, बड़ी अच्छी कार्यशाला थी। लेकिन जब दिल्ली लौट के आए तो खुद ही हनी ट्रैप हो गए, सेक्स ट्रैप हो गए वो। तो ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नसीहत उसकी केवल ये है कि आप ये देखें कि अननोन पुरुषों से, अननोन महिलाओं से, अननोन लोगों के हाई और बाई, जहां हाई आए तो वहां तुरंत ब्लॉक करना शुरू कर दें। क्योंकि इसी हाई में जो संग बुनियाद बनी हुई है आपकी तबाही के लिए, आपके सेक्सटॉर्शन के। क्योंकि जहां आपने कहने पर आकर के, चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के कोई एक भी बात आपने मान ली, क्योंकि एक बुजुर्ग, दूसरा किसी की चाटुकारिता, बुजुर्ग भी हैं, दिमाग उतना स्थिर नहीं है, और रात के 11-12 बजे वैसे भी चिंतन शक्ति जो है थोड़ा क्षीण हो जाती है, और उसमें कहीं उल्टा सीधा काम हो जाए तो अननोन साइट्स, अननोन लोग, अननोन एप्स, इसके ऊपर बिल्कुल अब नो विद कैपिटल एन। और कहीं भी आप एप्स डाउन करें तो बिल्कुल जो एस्टैब्लिश्ड गूगल प्ले हो, एप्पल स्टोर हो, वहीं से जाकर के अपने एप्स डाउनलोड करें। अननोन साइट से ऐप अगर डाउनलोड करेंगे, ये मान लीजिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं।
अननोन लोगों से अब वार्ता, विशेषकर इस तरीके की फ्लर्टिशस अगर बातें हो रही हैं, बिल्कुल तुरंत बंद कर दें, वरना मुसीबत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है, लेकिन बैंकों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है, क्योंकि पैसा हमेशा बैंकों के जरिए ट्रांसफर होता है, खाते तो उन लोगों के भी खुले होते हैं। और अब ये जो पूर्व आईजी, इनके मामले में इनके 8 करोड़ रुपए गए थे, 3 करोड़ रुपए तो आ गए हैं, इनके बचा लिए गए हैं, लेकिन 25 खाते फ्रीज भी हुए हैं सर। ये तो इनके मामले में हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनके मामले में कभी उनको पैसा वापस ही नहीं मिला। अभी कैम्बोडिया, थाईलैंड से 150 टेक्नोस इंडियन इंजीनियर्स बीटेक वापस आकर बताइए, हम बीटेक हैं, हमें 15,000 रुपए में ये लोग ला करके यहाँ पर कम से काम ले रहे थे और हमको हिंदुस्तान में कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। अरे नौकरी नहीं मिली, तुम्हारे कर्मों के चलते वहां जाकर के डिजिटल अरेस्ट का जो चाइनीज और कैम्बोडियन सिंडिकेट था, उनके यहाँ नौकरी करते थे, डिजिटल अरेस्ट का साम्राज्य कैम्बोडिया चलाते थे। भारत ने इनका प्रत्यावर्तन कराया, तो कैम्बोडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से इंडिया आए हैं। ये आपके भी दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, इतना बड़ा नेक्सस। जी सोचिए सर, कितना बड़ा नेक्सस था, यहाँ के लोग वहां जाकर डिजिटल अरेस्ट जैसे काम कर रहे हैं और भारत के लोगों पर ही ये अत्याचार हो रहा है। पर सर, अब जो यक्ष ऐप उत्तर प्रदेश में आया है, उम्मीद करते हैं कि इस तरह का ऐप बाकी राज्यों में भी आए, और जहां जहां ये लोग फैले हुए हैं और अभी भी अपने इस तरह के हथकंडों को अंजाम दे रहे हैं, अभी भी लोगों को लूट रहे हैं, तो कम से कम उस पर लगाम लगाई जा सकती है। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।